मेन इस पूरे प्रकरण में यदि एक कोई खलनायक है, कोई यदि विलन है, तो वो सीधे धनंजय कुमार सिपाही है। उसकी 100% गलती है इसमें। कोई भी एसपी डीएसपी ठीक है, बाकी लोग की लापरवाही है। पुलिस की टीम में जगनपुर थाना से अरेस्टिंग के लिए पुलिस गई लड़की के जो माँ है उनके घर पे, दूसरी लड़की के, तो वहाँ वो नहीं थे। इवन कि वो रह रहे थे, जिस टाइम पुलिस पहुंची वो थे, लेकिन गायब हो गया। तो गायब हो गया, डेट मीन्स सबकी नज़र में है, वो सबकी नज़र में है, और कहीं ना कोई उसके कोई शुभचिंतक होगा जो उसको बात लीक कर देता होगा, ऐसा भी तो होता है। आजकल तो देखिए मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना, हर मिनट रनिंग कमेंट्री चलती रहती है। इधर से पुलिस निकली, इधर से व्हाट्सएप हो गया कि भाई तुम जगह छोड़ दो। लेकिन सर कोर्ट जब परमिशन दिया कि अरेस्ट किया जाए, जी। तो टाल मटोल किस बात को लेकर चल रहा है? आखिर ये तो 2 मिनट का खेल है। वही हमने कहा ना कि 2 मिनट का खेल है। एक तो सीधे बात होती है सुस्ती की, कि मतलब आप सुस्त हैं, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक थाना में देखिएगा सैकड़ों वारंट लंबित रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं। चुनाव के समय अभियान चलाया जाता है वारंटों के निष्पादन का, तब फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एक तो सीधे आपकी सुस्ती वाली बात हो गई कि मतलब आलस्य है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि वो भ्रष्टाचार का मामला रहता है, कि आप जान भी रहे हैं कि वो वहाँ रह रहा है, लेकिन उसने आपकी मुट्ठी गर्म कर दी है, आपको पैसा दे दिया है, तो आप उसको मटिया रहे हैं। आप कंडीशन समझिए कि जो लड़की पहली शादी जिसकी हुई काजल नाम की, वो डीएसपी साहब को कॉल करती है, तो डीएसपी साहब तुरंत फ़ोन काट देते हैं, उन्होंने बताई। तो सर ये मामला डीएसपी साहब की जो रिएक्शंस हैं क्या बयान कर रहा है? यानी फ़ोन काटना तो किसी का भी गलत है, और पुलिस तो एक तरह की इमरजेंसी सर्विस है ना। हाँ। ये तो 24 घंटे की सर्विस है, 24/7 की पुलिस तो, और डॉक्टर, ये सब तो इमरजेंसी सर्विस है ना। पूर्व आईपीएस हैं आप, तो पूरा पुलिस सिस्टम को जानते हैं। वही मैं कह रहा कि ये तो फ़ोन काटना सरासर गलत है। ये तो मतलब एक आपकी सिपाही की पत्नी है, ऐसे भी कोई अनजान आदमी भी जगह जगह, इसलिए देखते होंगे आप सार्वजनिक जगह पर भी थाना प्रभारी का नंबर दिया रहता है, एसपी का भी नंबर दिया रहता है। और मतलब मैं तो बहुत मतलब जिलों में तो ये एसपी की हालत रहती है कि आप 1 मिनट के लिए मोबाइल नहीं ऑफ कर सकते हैं। रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किसी भी समय कोई घटना होगी, आपका मोबाइल बजेगा और आपको उसको देखना है। ये तो सर नैतिकता है पुलिस सिस्टम की। लेकिन सर यहाँ पे तो लग रहा है कि क्या कुछ करेगा कोई, और हमारे पास हज़ारों मामले हैं, कितनी मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन क्या इस बिजी की सिचुएशन में किसी हर एक इंसान की अहमियत तो समझा जाए? बिल्कुल। नहीं, इतना यदि संवेदनशील पुलिस हो जाती तब तो कोई मतलब समस्या ही नहीं थी। लेकिन यहाँ तो अब क्या कहें, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर चौकीदार तक सब संवेदनहीन ही है। सर इस मामले में जब आयो बात करते हैं, पटना एयरपोर्ट थाना के जो आयो हैं, शख्स के दायरे में है कि वो क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है। दूसरी चीज़ें कि कई लोगों ने कहा और आरोप लगाया, जो काजल लड़की है, कि आयो जो है कह रही है कि नहीं एसपी साहब बोलेंगे तभी कुछ करेंगे, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा है सर? नहीं, जब कोर्ट का वारंट आ गया तो एसपी साहब क्या करेंगे? एसपी साहब कोर्ट से ऊपर थोड़े ही हैं। तो सर यही तो गेम है यहाँ पे, गलत गेम है सर, यही तो गेम है। ये गलत गेम है। एक तो देखिए, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि भाई आईओ इतना ज़्यादा बड़े अज्ञानी है, उनको कानून का ज्ञान ही नहीं है। जब कोर्ट से वारंट निकल गया है तब एसपी साहब को तो ताकत नहीं ना है उस वारंट को रोक देने की। ऑब्वियसली कोर्ट से बड़ा तो नहीं है। तो ये सब तो मतलब एक आप जिसको आप समझते हैं कि इस व्यक्ति को कानून का कम ज्ञान है, तो उसको आप टहला देते हैं कुछ बोल के। क्योंकि जब तक वो पकड़ाएगा नहीं तब तक तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहेंगे। लाजमी भी है सवाल उठना कि पुलिस अपने ही गुनाहगारों को नहीं पकड़ पाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, समस्तीपुर पुलिस यदि नहीं पकड़ पा रही है किसी वजह से, तो ठीक है, कुर्की करे, कस के कुर्की करे, उसे सरेंडर करने को मजबूर करे। और देखिए, सरकारी कर्मी है तो कितना ज़्यादा भागेगा, भागने की भी एक सीमा है ना एक सरकारी व्यक्ति की। वो तो नौकरी से बंधा हुआ है। मान लीजिए आज निलंबित है, तो निलंबित व्यक्ति होता है, उसको भी ऐसा नहीं कि वो हवा में रह सकता है, उसको भी मतलब कहीं हाजिरी लगानी पड़ती है, पुलिस लाइंस में ही सही। मान लीजिए कोई सिपाही निलंबित होता है तो ऐसे थोड़े कि वो गायब हो जाएगा, उसको पुलिस लाइंस में आरक्षी केंद्र में हाजिरी लगानी पड़ती है, और फिर निलंबित सस्पेंड होने के बाद हाजिरी लगानी पड़ती है। बिल्कुल। और उसके क्योंकि सस्पेंड होने के बाद का ये मतलब नहीं कि आप नौकरी से बाहर हो गए, आप नौकरी में ही लेकिन निलंबित है, और आपको वेतन की जगह जीवन यापन भत्ता मिलता है, मतलब आपको आधा वेतन मिलता है। यही निलंबन का नियम है। तो हाजिरी लगानी पड़ेगी। आप आरक्षी केंद्र या कहीं भी जहाँ भी इसका मुख्यालय बनाया गया, और जनरली निलंबित सिपाहियों का पुलिस लाइन्स ही होता है, तो
उसके भागने की एक सीमा है। ज़्यादा समय तक वो भगोड़ा रहेगा तो फिर उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी, है ना। फिर उसको मतलब भगोड़ा होने की वजह से विभागीय कार्यवाही करके बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए इसमें सिर्फ एक मोटी सी बात है कि यदि एसपी समस्तीपुर जो भी हैं वो यदि थोड़ा सख्त हो जाए तो उसको ये 2 मिनट का काम है, उसको सरेंडर करवाना है। तो सर खलनायक जो बना है तो खलनायक को तो और मन बढ़ाया जा रहा है ना, यहाँ कोई अरेस्टिंग नहीं, मन मर्जी घूम रहा है वो पहले तो बिल्कुल इससे तो उसका मन बढ़ रहा है। वही देश का वही दुर्भाग्य है ना कि इस देश में मतलब खलनायकों का मन ही बढ़ाया जाता है ना। सिस्टम जब भी सड़ता है तो खलनायकों का मन बढ़ता है। अब मान लीजिए सिपाही था और इसकी शादी हुई थी तो पहली बात तो इसने तो मतलब जो रजिस्ट्री कोर्ट में जाकर शादी की तो एक तरह से रजिस्ट्रार के साथ भी धोखाधड़ी की, क्योंकि रजिस्ट्रार को पता रहता है कि ये लड़का पहले से शादीशुदा है तो वो तो शादी कराता नहीं। इसका मतलब आपने रजिस्ट्रार के भी आंख में धूल झोंकी है। सर यहाँ पे क्या जरूरी है कि रजिस्ट्रार को पता नहीं हो सकता है? पता भी तो हो सकता है। अब उसकी संभावना है, अब उसकी संभावना से भी नहीं इनकार किया जा सकता है, जांच का विषय है। देखिए उसमें कायदा क्या होता है कि जब कोई लड़का लड़की शादी के लिए आवेदन देता है मतलब निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रार के सामने, तो कायदा ये नहीं कि आप जाते हैं तुरंत 5 मिनट में शादी करके निकल जाते, वो नहीं। आपको एक महीना पहले आपको नोटिस देना पड़ता है कि हम लोग शादी करने जा रहे हैं। और कायदा ये है कि उसका जो नोटिस बोर्ड रहता है उस पर ये बात लगा दिया जाता है कि ये लड़का और ये लड़की फुल एड्रेस के साथ शादी करने जा रहे हैं, क्या किसी को इस पर आपत्ति है, एतराज़ है। वो एक उसकी औपचारिकता है, उसको आपको पूरा करना है। और यदि 1 महीने तक किसी की आपत्ति नहीं आती है और बाकी सारे कागजात उनके दुरुस्त होते हैं, मतलब जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब जो दुरुस्त होते हैं, बालिग हैं दोनों, तो ये सब देखिए रजिस्ट्रार शादी करा देता है। तो इसमें भी ठीक है, इसमें दोनों बात है। एक तो बात ये हो सकती है कि सीधे रजिस्ट्रार के साथ धोखाधड़ी की गई, उसको अंधेरे में रखा गया, बेवकूफ़ बना दिया गया। और दूसरा जो पहलू की आपने बात की कि ठीक है जब सब जगह भ्रष्टाचार है तो निबंधन कार्यालय में ही कौन सा हरिश्चंद्र लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी मुट्ठी गर्म कीजिए तो वो भी आपको मतलब ये तो पूरा सिस्टम की बात है ना। पूरा सिस्टम ये अब सड़ जाता है तो आप सबको शक की निगाह से देखते हैं। जी सर, और दूसरी चीज़ है कि अभी जो ये लड़की है, दूसरी लड़की, वो कहती है कि कोर्ट में मामला है, वकील साहब बता देंगे सब कुछ ओके है मेरा। मतलब जब कोर्ट से परमिशन मिला है अरेस्टिंग का तो वो ज्ञान दे रही है कि नहीं कोर्ट में बात है, हम कोर्ट में मेरे जो वकील रखे हैं वही क्लियर करेंगे। नहीं, एक तो इसमें ये बात हो सकती है कि उसको वकील नहीं मना किया हो मीडिया से बात करने की, है ना, क्योंकि वकील साहब को डर लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा बोल देगी मीडिया में तो हो सकता है मामला खराब हो जाए। तो सर मामला तो खराब हो गया ना। ठीक है, और खराब हो जाए, बद से बदतर हो जाए। तो ये जो आपने कहा ये तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें संभावना इसी बात की है कि उसके वकील ने कहा हो लड़की से कि मीडिया वाला से ज़्यादा मुंह नहीं लगाना है, कुछ बात पूछे मीडिया तो कह देना कि वकील साहब से पूछिए। लेकिन सर यहाँ पे मीडिया ट्रायल इंपॉर्टेंट है या नहीं? आपको लग नहीं रहा है जिस तरीके से रजिस्ट्रार का जो गेम हो गया, बांका पुलिस ने शादी करवा दी, फिर दूसरी शादी हो गई, मीडिया ट्रायल भी तो इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी के लिए। नहीं सही है। देखिए मीडिया की तो भूमिका है, मीडिया को तो जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तो उसकी तो भूमिका है ही। मैं खुद अभी मीडिया से ही बात कर रहा हूँ। देखिए सबकी भूमिका है, सबकी भूमिका है, कोर्ट की भूमिका है, पुलिस की भूमिका है, मीडिया की भूमिका है, सिविल सोसाइटी की भूमिका, सबकी भूमिका है। और सबको ऐसे काम करना चाहिए कि अंत में एक आम आदमी को, एकदम जो अंतिम आदमी आम आदमी उसको इंसाफ मिल सके। जी यहाँ सर काजल और ये धनंजय और उसके बीच में ये लड़की की एंट्री, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे आप? कैसे अब कंक्लूड करेंगे? मैंने तो कहा कि मेन खलनायक तो ये है। और मैं जब IPS था ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे थे, ऐसे सिपाही जी सब 2-2 शादी 3-3 शादी, मतलब और ख़ास के ये तो मतलब लफड़ा कई बार तो पता चलता है कि पूरे करियर तक नहीं पता चलता है, और जब सिपाही जी रिटायर कर जाते हैं तो पता चलता है कि अचानक 2 पत्नियां प्रकट हो गई, मतलब उनका, या सिपाही जी गुजर गए, मान लीजिए ड्यूटी में शहीद हो गए या ऐसे ही मर गए बीमारी से, तो पता चला कि अचानक 2-2 पत्नियां प्रकट हो गई उनका पेंशन पर क्लेम। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे, 1-2 की बात नहीं करे, पेंशन का क्लेम करने के लिए पता चला कि एक तो पत्नी शहर में सिपाही जी के साथ थी, एक गांव में थी, है ना। और उसके बाद तो बहुत जटिलता हो जाती है, बहुत बड़ा मामला कोर्ट में चला जाता है। 1-2 केस में मैंने देखा कि कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि दोनों पत्नी को 50-50% मिले पेंशन। एक में मैंने देखा कि कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी को 75% मिले, दूसरी पत्नी को 25% मिले। मतलब कोर्ट का भी अलग अलग उसका फॉर्मूला तय करता है, लेकिन जटिलता तो आ ही जाती है ना। मान लीजिए 2 पत्नियां हैं तो सब चीज़ उसका 2-2 हो जाएगा। अनुकंपा के आधार पर आप नौकरी किसको देंगे? पहली पत्नी के बच्चे को दूसरे की, तीसरे किसको दीजिएगा? तो यहाँ पे सर क्या जो है बंटवारे की बात जब आती है तो क्या ये जो दूसरी लड़की जो आई है कोर्ट मैरिज करके, दोनों के बीच में मामला क्या रहेगा? अब देखिए मामला तो जटिल हो ही गया है ना, जटिल तो हो ही गया है, क्योंकि अब एक आदमी है और केस में कोर्ट क्या करती है, लॉ यहाँ पे कानून क्या एक्शन जवाब देगी फाइनली?
अब इसमें देखिए बहुत बोले ना कि बहुत ये मतलब एक तरह से जटिल हो गया है। ऐसा भी कोर्ट कर सकते, तो इतना हो गया है ऐसा भी कोर्ट कर सकता है कि एक तो मान लीजिए एसपी हो सकता है ऐसा ही कर दे, एसपी साहब के ही स्तर से आदेश निकल जाए कि भाई इनका मतलब जो वेतन है उसका दोनों पत्नियों को उसका एक एक हिस्सा जाए, मतलब बैलेंस करने के लिए। क्योंकि मामले में आप देखिएगा तो दोनों पत्नियों में से किसी की ऐसी गलती नहीं है। हो सकता है दूसरी पत्नी ने भी शादी की हो धनंजय कुमार से, तो यही सोच के की हो कि इसने पहले से शादी नहीं की है। दूसरी पत्नी को भी धोखा देके आदमी कर सकता है ना शादी। तो और फिर और यदि बच्चे, अब इसके से मुझे नहीं मालूम है कि बच्चे हैं कि नहीं। फाइनली जानकारी ये मिल गई, जो दूसरी लड़की उसकी मम्मी कह दी, हमने पूछा कि जानकारी कहीं से मुझे मिली, क्या प्रेग्नेंट भी है, तो उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट है। अब तो देखिए अब इसको क्या करिए, तो करेला पर नीम चढ़ गया ना। हाँ। अब बताइए, अब तो तीन ही लोगों की बात थी, अब तो एक नया जीवन है। मतलब क्या मैं कहूँ, अब मुझे तो सिपाही जी पर सीधा मैं कहूँ तो गुस्सा आ रहा है। ये तो बिल्कुल विशुद्ध गुंडागर्दी उसने की है ना। एक साथ उसने समझिए कि चार जिंदगी खराब की है, अपनी जिंदगी तो खराब की ही, अब तो यही निलंबन है, भूमिगत है, वारंट है, कोर्ट है, कचहरी है, अपनी पैर पर उसने कुल्हाड़ी मारी ही मूर्खता में। 2 बीवियों को तो उसने मतलब एक फंसा ही दिया। अब एक हस्बैंड पर 2 बीवियाँ हैं तो अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है। और उस पर से उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो जो भी बेटा बेटी जो भी पैदा होगा बताइए उसका क्या होगा। उसका पहले से बाप भूमिगत है और एक माँ है, एक सौतेली माँ है, बताइए उसकी परवरिश कैसे होगी। कई लोगों ने कहा कि नाजायज़ बच्चे हो जाएंगे ऐसे। नहीं, नाजायज़ की तो बात नहीं होगी। बच्चे को तो बाप का नाम मिलेगा ही, क्योंकि बच्चे की तो इसमें से कहीं से गलती नहीं है। अब दोनों का अधिकार तो देना ही पड़ेगा जब बच्चे हो जाते हैं। एकदम बच्चे फासला नहीं बच्चे को तो मिलेगा ही। वो तो यदि शादी नहीं भी हो रहती, आपको एनडी तिवारी का केस याद होगा। एनडी तिवारी जो बहुत बड़े नेता थे यूपी के, 3-4 बार सीएम रहे, उन पर ऐसे ही रोहित शेखर तिवारी नाम के लड़के ने केस कर दिया था, एकदम जब वो बुजुर्ग हो गए थे तब, और रोहित शेखर जब जवान हो गया था तब, और वो भागते रहे। बाद में उनका ज़बरदस्ती खून का नमूना लिया गया, DNA टेस्ट हुआ, DNA टेस्ट में वो निकल गए रोहित शेखर के जैविक पिता निकल गए। तो उनको मानना पड़ा, उसको सारे अधिकार देने पड़े। तो उसमें तो आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा या बेटी की तो गलती नहीं है। अब तो ये धनंजय जो सिपाही सस्पेंड हुआ है, गिरफ्तार नहीं हो पाया, फरार चल रहा है, फाइनली दोनों को रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है सिचुएशन। अब और रास्ता क्या है? कोई रास्ता इनके पास नहीं है। और रास्ता क्या, आप ही बताइए क्या रास्ता है ना। यदि अब वो मान लीजिए बोले कि दूसरी के साथ, हम पहली के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसका भी फिर नहीं रहने की भी एक कानूनी प्रक्रिया है ना। तलाक लेके ही ना आप किसी को छोड़ सकते हैं, है ना। तो फिर उसमें आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। आप ऐसे पतली गली से तो नहीं ना भाग सकते हैं। और दूसरी बात है कि पहली पत्नी का पूरा राइट बनता है। वही बात मैंने कही ना। शादी को देख के मजाक नहीं ना, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं कि गुड्डा गुड़िया की शादी करके चॉकलेट बांट देते हैं। धनंजय कुमार मजाक समझ लिया ना, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है ना, कि इस एक मतलब इसको जो भी कहिए, इस एक आदमी ने अपनी बदमाशी से, मूर्खता से जो भी कहिए, 4 जिंदगी तो सीधे बर्बाद की। ऐसा नहीं कि इससे बस दूसरे की जिंदगी बर्बाद की, अपने पैर पर भी इसने कुल्हाड़ी मारी है। इसका भविष्य भी मुझे कोई उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी अब पूरा समय लफड़े में ही रहेगा। हो सकता है नौकरी से, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल वही हमने कहा कि ज्यादा समय तक यदि वो भागा रहा तो विभागीय कार्यवाही के जरिए तो भगोड़े सिपाहियों को बर्खास्त किया सकता है। एसपी को यह अधिकार है। बिल्कुल दोस्तों, ये पूरे प्रकरण को आपने सुना। पूर्व IPS अमिताभ दास सर ने विस्तृत बताया, चूँकि पुलिस सेवा में सर ने बहुत लंबा समय दिया है, तो उनको सर को पूरा अनुभव है। और इस पूरे खेल में धनंजय, काजल और एक नई लड़की की एंट्री में जो अभी सीन है, उसमें पूरा उन्होंने विस्तृत बताया है। आप अपनी बात कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।